हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही एक प्रकार की लवण हैं, इनमें क्या अंतर है। अर्थात हमें इस प्रश्न के उत्तर में साबुन व अपमार्जक के अंतर को समझना है। हम सबसे पहले साबुन का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपमार्जक की संरचना और गुणों को विस्तृत रूप से समझेंगे। उसके बाद फिर हम सबसे अंत में साबुन और अपमार्जक के अंतर को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम साबुन से। साबुन आप सभी ने देखा है, कपड़े धोने का साबुन अलग होता है, नहाने का साबुन अलग होता है। हम इसकी संरचना और गुणों को एक उत्तर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को ही समझेंगे। साबुन की संरचना, साबुन के एक अणु का चित्र या संरचना सूत्र में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ये देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी बहुत लंबी श्रृंखला है, इसलिए हम साबुन को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं या इसे कार्बनिक यौगिक का उत्पाद भी कहा जाता है। साथ ही साथ गौर से देखें, इसमें COOH समूह होता है। यहां पर COO और N को हटा दें तो पहले यहां पर H लिखा हुआ होता है। तो इस लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ा रहता है, इसलिए हम इसे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्ल कहते हैं। उच्च अणुभार क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका अणुभार ज्यादा होता है। 5 से लेकर 25 तक कार्बन परमाणु इस श्रृंखला में हो सकते हैं। अब हम इसकी क्रिया किसी भी क्षार से करवा देते हैं, NaOH या KOH। तो पहले हमारे पास आ गया उच्च हाइड्रोकार्बन वाला वसीय अम्ल, जिसमें एक तरफ COOH समूह जुड़ा है, और इस अम्ल की क्रिया हमने क्षार से करा दी। आप जानते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से लवण तैयार होते हैं। तो यहां से COH समूह में से H हट जाएगा और उसकी जगह Na जुड़ जाएगा। ये लीजिए, COONA तैयार हो गया, तो लवण तैयार हो गया। तो इसे हमने कहा है साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा व कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया में, अर्थात साबुन बनाने के लिए हमें कच्चे पदार्थ के रूप में प्राकृतिक तेल चाहिए और कास्टिक सोडा व कास्टिक पोटास चाहिए। प्राकृतिक तेल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसमें मुख्य रूप से वनस्पति तेल आ जाते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, बिनोले तथा अरंडी का तेल, सरसों व सोयाबीन का तेल। नारियल के तेल का इस्तेमाल भी साबुन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जंतु वसा, सामान्यतः मछलियों की चर्बी से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल भी साबुन बनाने के लिए होता है। तो साबुन बनाने के लिए जो हमें पहला कच्चा पदार्थ चाहिए वो है प्राकृतिक अर्थात वनस्पति या जंतु तेल, जो हमें पौधों और जंतुओं से मिलते हैं। इसी तेल में उच्च अणुभार वाले अर्थात बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं वाले कार्बनिक वसीय अम्ल होते हैं। इसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो उच्च अणुभार वाले वसीय अम्ल वनस्पति और जंतु तेलों में ट्राइग्लिसराइड के रूप में मौजूद हैं। यह पहला कच्चा पदार्थ है। दूसरा कच्चा पदार्थ चाहिए हमें क्षार, जिसके रूप में हम कास्टिक सोडा अर्थात NaOH या कास्टिक पोटास अर्थात KOH का उपयोग करते हैं। अब होगा क्या, यह आप समझिए। हुआ क्या, जैसे ही हमने इस ट्राइग्लिसराइड को क्षार के साथ गर्म किया, बड़े बड़े कड़ायों में ये वनस्पति तेल अर्थात ट्राइग्लिसराइड लेकर और इस क्षार को लेकर कई घंटों तक उबाला जाता है और गर्म किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये ट्राइग्लिसराइड के यहां के बंध टूट जाते हैं, CH2CH और CH2 मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ NaOH जो क्षार हैं, इसके भी धन और ऋण आयन अलग अलग हो जाते हैं, और जो ऋण आयन है OH समूह वो यहां जाकर जुड़ जाता है। इस प्रकार हमें ग्लिसरीन मिलता है। और
ये जो श्रृंखला अलग हुई है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो 5 से लेकर 25 कार्बन तक की हो सकती है, CH2 CH3 CH2 CH2 और एक तरफ जुड़ा था उसमें COO, उसके साथ उस लवण का, उस क्षार का धन आयन जैसे सोडियम या पोटेशियम जाकर जुड़ जाता है। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसरीन तैयार होता है और साथ ही साथ तैयार हो जाता है साबुन या उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। लीजिए, इस प्रकार बन गया आपका साबुन। ये देखिए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण अर्थात साबुन बन गया और सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरीन भी हमें प्राप्त होता है। अब मैं आपको इस साबुन के अणु की संरचना और विस्तृत रूप से समझाना चाहूंगा। अगर साबुन का एक अणु देखें जो नीचे बना हुआ है, तो इसमें एक सिर होती है और एक पूंछ होती है, बिल्कुल शुक्राणु की तरह। इसका जो सिर होता है उसे हम इसका ध्रुवीय सिरा कहते हैं। ध्रुवीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर 2 ध्रुव हैं, धन और ऋण आयन। तो ये ध्रुवीय सिरा है, ये छोटा आयनिक भाग होता है, ये जलरागी भाग है। जलरागी अर्थात ये जल से स्नेह करता है, ये जल से प्रेम करता है, ये हिस्सा जल के अणुओं से जाकर जुड़ जाता है, इसलिए इसे कहा है हमने जलरागी या हाइड्रोफिलिक। लेकिन ये तेल में अविलेय होता है, तेल से नहीं जुड़ता। और इसमें जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसे हम अध्रुवीय पूंछ कहते हैं। ये जल विरागी अर्थात ये हाइड्रोफोबिक सिरा है, ये जल में नहीं बल्कि तेल में घुलता है। तो हमने साबुन की संरचना को समझा और उसके कई सारे गुणों को जाना, जैसे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन, आगे हम अगर इसको पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है, साबुन को बनाने के लिए हमें कच्चे पदार्थ के रूप में वनस्पति या जंतु तेल की आवश्यकता पड़ती है। साबुन बनाने की क्रिया में ग्लिसरॉल भी एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। साबुन मृदु जल में घुलकर झाग उत्पन्न करता है। साबुन की विशेषता है कि यह केवल मृदु जल में ही झाग देगा। कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं उसमें साबुन झाग नहीं देता, क्योंकि साबुन कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से क्रिया करके चीढ़े चिकने अवक्षेप बनाता है जो कपड़े से और हमारी त्वचा से चिपक जाते हैं। तो साबुन केवल मृदु जल में ही झाग देता है। साबुन 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपने सोडियम अर्थात NaOH या कास्टिक सोडे का उपयोग करके साबुन बनाया है तो वह कड़क होता है, वो कपड़े धोने के काम आता है। और अगर आपने साबुनीकरण की क्रिया में कास्टिक पोटास यानी KOH का उपयोग किया है तो पोटेशियम लवण बनेगा। वे नर्म साबुन होते हैं और उनका उपयोग नहाने या शरीर धोने के काम में किया जाता है। इसके अलावा साबुन को रंगीन बनाने के लिए, खासकर नहाने के साबुन को रंगीन और सुगंधित बनाने के लिए इसमें कई सारे अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। साबुन अधिक से अधिक झाग दे इसके लिए उसमें रेजिन मिलाया जाता है और वो त्वचा पर चिकनाहट पैदा करे इसलिए उसमें ग्लिसरीन भी मिलाते हैं। इसके अलावा साबुन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और साबुन सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते, अर्थात साबुन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो हमने साबुन के बारे में काफी कुछ जाना। ऐसे ही हम अब अपमार्जक को समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए, अपमार्जक को हम डिटर्जेंट, पाउडर या सोडा भी कहते हैं, जो सामान्यतः थैलियों और तल रूप में शीशियों में भी भरा हुआ आता है। तो अपमार्जक वास्तव में हमारे घरों में आने वाला रिन, व्हील, निरमा, सर्फ, टाइड पाउडर या डिटर्जेंट ही है। इसे हम साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। भाई, वैज्ञानिकों ने देखा कि साबुन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। साबुन रेशमी वस्त्रों के साथ झाग नहीं देता। साबुन क्षारीय है तो हाथ को नुकसान पहुंचाता है। तब जाकर उन्होंने ये अपमार्जक बनाया जो साबुन से श्रेष्ठ था। चलिए, अपमार्जक को भी हम समझ लेते हैं उत्तर के माध्यम से। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए। ये लीजिए, अपमार्जक के एक अणु की संरचना आपके सामने प्रस्तुत है। अगर इसे आप गौर से देखें, समझें, तो आप पाएंगे कि अपमार्जक भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिकों का उत्पाद है। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसका अणुभार भी ज्यादा होता है। तो हो गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए, यहां पर एल्कीन भी लिखा हुआ है। एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन। एल्कीन कहां है? यहां पर ये देखिए, ये है C6H6 जिसे हम हेक्सीन या बेंजीन भी कहते हैं, और ये बेंजीन रिंग ही बनी हुई है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 जगह डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पर आप देखें गौर से, C6
H6 अर्थात हेक्सीन या बेंजीन जुड़ा हुआ है, जो एक प्रकार का एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंड है, और ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसलिए हमने बोला है अपमार्जक एल्कीन प्रकार के, क्योंकि इसमें हेक्सीन जुड़ा है, एल्कीन प्रकार के ये हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें देखिए SO3 जुड़ा हुआ है, इसमें पहले यहां SO3H था, Na नहीं था, SO3H था, फिर हमने इसकी क्रिया क्षार से कराई, HOH के साथ अलग हो गया और Na यहां पर आकर जुड़ गया। तो हम वापस से बोल रहे हैं अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो इन्हें एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्लों से तैयार किया जाता है। पहली बात, आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन डिटर्जेंट में पेट्रोलियम केमिकल विलयनों या जीवाश्म तेलों का प्रयोग होता है, अर्थात अपमार्जक या डिटर्जेंट बनाने के लिए प्राकृतिक अर्थात वनस्पति और जंतु तेल नहीं, बल्कि जीवाश्म तेल या पेट्रोलियम तेल जो हमें भूतेल या जमीन की गहराइयों से प्राप्त होता है, उसका इस्तेमाल कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे आगे पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन एल्कीन के सल्फोनिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अपमार्जक बनाए जाते हैं। ये लीजिए, अपमार्जक बनाने के लिए पहला कच्चा पदार्थ चाहिए हमें जीवाश्म या पेट्रोलियम या कच्चा तेल जो भूतेल या जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है। उसका एक उदाहरण है डोडेसिल बेंजीन। ये तरल रूप में होता है और ये एक कच्चा तेल है, जीवाश्म तेल है। फिर इसकी क्रिया कराई जाती है अम्ल जैसे H2SO4 से, तो यह बदल जाता है डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में, जो हमें अपमार्जक बनाने के लिए चाहिए। ये देखिए, इसमें ये बेंजीन अर्थात एल्कीन, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्ल ये हमें चाहिए और ये हमने बना लिया। तो इस प्रकार डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। देखिए, इसमें SO3H समूह एक तरफ जुड़ा हुआ है, SO के 3 परमाणु SO3 और H, ये अम्ल है। अब इसकी क्रिया हम किसी भी क्षार से करा देंगे, कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास KOH। क्या होगा, SO3H समूह में से सल्फोनिक अम्ल में से H हट जाएगा और उसकी जगह Na या K जाकर जुड़ जाएगा, सोडियम या पोटेशियम। अब तैयार हो गया सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट या पोटेशियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जो एक प्रकार का अपमार्जक या डिटर्जेंट है, जो थैलियों और शीशियों में बंद होकर बाजारों में बिकता है। तो हमने जाना कि जो अपमार्जक हैं ये कच्चे या पेट्रोलियम या जीवाश्म तेलों से बनते हैं। जीवाश्म तेल जैसे डोडेसिल बेंजीन, इसको पहले अम्ल से क्रिया कराकर डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में बदला जाता है। यहां से अपमार्जक बनाने की क्रिया शुरू होती है। फिर इस सल्फोनिक अम्ल की आप क्षार से क्रिया करा देते हैं तो लवण बन जाता है, जिसका नाम है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जो एक प्रकार का एल्कीन हाइड्रोकार्बन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। चलिए, इसको भी हम जाने तो इसमें भी एक सिर होती है, एक पूंछ होता है। जो सिर होता है वो ध्रुवीय है, क्योंकि इसमें धन और ऋण हिस्सा है, धन और ऋण आयन है। ये छोटा भाग आयनिक भाग है, ये जलरागी या जल स्नेही है, ये जल के अणुओं से चिपक जाता है, जबकि तेलों में ये नहीं घुलता। जो इसकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या पूंछ है वो अध्रुवीय है, इसे हम जल विरागी सिरा भी कहते हैं। ये जल में नहीं घुलता बल्कि तेल के अणुओं से स्नेह रखता है, तेल से जुड़ जाता है। तो हमने यहां पर अपमार्जक की पूरी संरचना को समझा और साथ ही साथ उसके गुणों को जाना कि अपमार्जक वास्तव में एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण हैं। इन्हें जीवाश्म तेलों से बनाया जाता है, इन्हें केवल कपड़े धोने के काम में लिया जाता है। और आगे पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है अपमार्जक मृदु एवं कठोर जल में घुलकर झाग उत्पन्न करता है, अर्थात अपमार्जक मृदु जल में तो घुल ही रहा है, कठोर जल में भी आसानी से घुलकर झाग उत्पन्न कर देता है। अर्थात अपमार्जक कठोर जल में भी कपड़े को साफ कर देते हैं, क्योंकि ये कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ घुलकर चिकने चीठे अवक्षेप नहीं बनाते। ये कपड़े और ऊनी वस्त्रों के साथ बहुत तेजी से और जल्दी झाग देते हैं। इसके अलावा फर्श की सफाई तथा वाहनों की सफाई में भी इसका उपयोग होता है। अब जरा गौर से देखें, ये जो अपमार्जक है ये सीधी श्रृंखला वाला है, जबकि ये जो अपमार्जक है ये शाखित श्रृंखला वाला है। इसमें देखिए मुख्य श्रृंखला से एल्किल या मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो जो सीधी श्रृंखला वाले अपमार्जक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, अर्थात वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित या नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो शाखित श्रृंखला वाले अपमार्जक होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अर्थात वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। तो ये मिट्टी और पानी में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, आसानी से नष्ट नहीं होते, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। इनमें अपमार्जकों में क्षार नहीं होता, अर्थात इनका जलीय विलयन क्षारी नहीं होता। ये लाल लिटमस पथ को नीला नहीं करता,
त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही साथ अपमार्जक बनाने के लिए अन्य दूसरे पदार्थ इसमें नहीं मिलाए जाते, जैसे कि साबुन में मिलाते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं इन दोनों के अंतर पर। ये मुख्य 10 अंतर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपने 1, 2, 3, 4, 5 अंतर देखे होंगे, हम 10 अंतर बता रहे हैं। चलिए पहला अंतर समझते हैं। साबुन, यह वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए ये वसीय अम्ल है COH और इसमें सोडियम जुड़ा हुआ है, तो ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ये एल्कीन, ये हाइड्रोकार्बन, ये सल्फोनिक अम्ल और ये सोडियम लवण। तो ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें COONA, ये देखिए COONA समूह होता है, जबकि अपमार्जकों में SO3Na समूह होता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी कपड़े को आसानी से धो देता है। साबुन जल में घुलने में समय लेता है, जबकि अपमार्जक जल में तेजी से घुल जाते हैं, अधिक झाग देते हैं। साबुन नदियों में जाकर प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय है, जबकि अपमार्जक अपघटित नहीं होते, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, इसलिए ये जल प्रदूषण फैलाते हैं। साबुन को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ वनस्पति तेल या जंतु तेल होता है, जो हमें पौधों और जंतुओं से मिलता है, जबकि अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जीवाश्म तेल या पेट्रोलियम होता है। अब हमारे पास 2 अंतर और हैं। ये देखिए 7वां अंतर, साबुन नहाने और कपड़े धोने के काम में आते हैं। नहाने की साबुन अलग होती है, कपड़े धोने की अलग, जबकि अपमार्जकों का उपयोग केवल हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। साबुन का विलयन क्षारीय होता है, साबुन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। साबुन में तेल की अधिकता होती है, इसलिए ये अपमार्जक की तुलना में कपड़ों को अच्छे से साफ नहीं करता, जबकि अपमार्जक तेल रहित होते हैं, इसलिए इनकी सफाई की प्रक्रिया जो है वो साबुन से श्रेष्ठ होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं क्यों, तो आप ये अंतर वहां पर भी लिख के आ सकते हैं। और 10वां अंतर है, साबुन बनाने के लिए उसमें कई सारे अन्य पदार्थ जैसे रेजिन और ग्लिसरीन, रंग और गंध वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि अपमार्जकों को बनाने के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता। तो आप ये अंतर लिख के आइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।